Hello, listeners. Today we will discuss a play, A Dance of the Forest, and it is written by वॉल सोइंका. इन्होंने लिखा था. सो प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम पहले थोड़ा सा सोइंका की लाइफ के बारे में और उनके वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं. सो ही वॉज बोर्न ऑन 13 जुलाई 1934 में इनका बोर्न हुआ था. और इनके जो फादर थे उनका नाम सैमुअल आयोडेल था. इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी, उनका नाम ग्रेंस इनायोला सोइंका था. ही वॉज अ सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. सेकेंड चाइल्ड थे ये. और जो इनकी स्टडीज़ थी वो लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई थी. ये इंग्लैंड में थे 1954 से लेके 1959 तक. उसके बाद ये दोबारा नाइजीरिया वापस आ जाते हैं 1960 में. और ये प्ले को छोड़ के इन्होंने डिफरेंट एरियाज़ पे काम किया है लिटरेचर में. सिर्फ प्ले पे ही काम नहीं किया है, इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी है और मेमोरीज़ लिखी है, क्रिटिक्स लिखे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने पॉलिटिकल कमेंट्री भी लिखी है. इनका जो इंटरेस्ट था वो वर्ड एरिया है, जिसको आप ये नहीं बता सकते कि किसी एक ही फील्ड पर इनकी कमांड थी या फिर ये किसी एक फील्ड से इन्फ्लुएंस थे और उस पर लिखना चाहते थे. इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो लिटरेचर वर्क था वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इतना हार्ट टचिंग था कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर का 1986 में. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की अगर हम बात करें तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये प्ले है जो कि 1963 में पब्लिश हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको भी डिस्कस करेंगे. बाकी भी हम कुछ इनके वर्क को देख लेते हैं. द लायन एंड द ज्वेल, ये इनका 1963 में आया था. ये भी एक प्ले है. द स्वॉर्म ड्वेलर्स, ये भी 1963 में आया. ये भी एक प्ले है. उसके बाद इनकी एक नोवेल है जो बहुत फेमस हुई थी, द इंटरप्रिटर्स, ये 1965 में आई थी. सो आप देख सकते हैं इस तरह से कि सिर्फ इन्होंने प्ले पे ही काम नहीं किया है. इनकी एक पोइट्री थी, अ शटल इन द क्रिप्ट, 1973 में आई थी. ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे. सो वी कैन, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो सोइंका का राइटिंग एरिया था वो बहुत वर्ड था. उन्होंने पोइट्री, प्ले, ड्रामा, इन सारी चीज़ों पे वर्क किया था और बहुत फेमस भी हुआ था. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आज का हमारा प्ले है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये एक नाइजीरियन प्ले है. डांस ऑफ द फॉरेस्ट प्ले को बोला जाता है कि एक डिफ़िकल्ट प्ले है. और डिफ़िकल्ट प्ले क्यों है? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसकी लोकेशन है इस प्ले की वो फॉरेस्ट की होती है और जो ये प्ले है वो पूरा नाइट में प्ले होता है, रात में प्ले होता है. इस प्ले के अंदर लिविंग कैरेक्टर, डेड कैरेक्टर, स्पिरिट, गॉड, ये सारे बहुत ज़्यादा हैं. और आप खुद सोचिए, कोई भी ऐसा प्ले नहीं है जिसमें सुपर नेचुरल, नेचुरल और ये जो बर्ड पीपल बाहर आ रहे हैं, डेड मैन और वुमेन इस तरह से बाहर आते हैं और कोई रोल प्ले करते हैं. सो इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी टफ़ है. इसका जो पोएटिक एरिया है वो भी ऐसा ही है. इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बेसिकली ये 3 और 5 स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हर दूसरे सेकंड पे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. थोड़ा सा सोइंका के बारे में देखते हैं. तो सोइंका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर ऑफ द वर्ल्ड. ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. अब यहाँ पे फोकस करना है, बहुत कम होता है कि जो कोई राइटर की बात करते हैं, हम प्ले राइटर की बात करते हैं, नॉवलिस्ट की बात करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बहुत रेयर होता है. लेकिन यहाँ पे सोइंका का है क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उस टाइम जो नाइजीरिया की सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते थे अपने प्ले के थ्रू. इसके बाद वो थोड़ी सी बात करते हैं कि जो जोग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया होता है नाइजीरिया का इस टाइम पे, पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया इस टाइम पे क्या था, कॉलोनल था. और उसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स का था वैसे वहाँ पे था. तो उस टाइम जो सिचुएशन थी वो उन्होंने अपने प्ले के थ्रू दिखाने की कोशिश की है. अगर हम नाइजीरिया की इकोनॉमी की बात करें तो नाइजीरिया का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेपल फूड ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. वहाँ पे जो कॉमन क्रॉप्स हैं वहाँ पे ग्रेन है, कॉटन है और पीनट्स हैं. Thus, Nigeria's economy is basically sound. It's lack neither natural resources nor, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है या ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है. लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, करप्शन है पॉलिटिशियंस का. ऑटोक्रेटिक मिलिट्री रूल्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. और उनका ये डांस ऑफ द फॉरेस्ट जो वर्क है
उसको वो लिखते हैं। और इनका जो राइटिंग स्किल था वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एज वी अर्लियर डिस्कस कि इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर की फील्ड में। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्ले है उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो स्टार्टिंग होती है इसमें डेड मैन और वुमेन, द प्ले बिगिंस विद द डेड मैन एंड वुमेन ब्रेकिंग फायर ऑफ द बरियर्ड इन द सोइल ऑफ द फॉरेस्ट। तो आप देखेंगे जो प्ले की स्टार्टिंग है वो डेड मैन और वुमेन जो कब्र होती है उससे बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछना शुरू करते हैं। वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि उनको किसने मारा था, वो उसके लिए बदला लेना चाहते हैं इस तरह से। इसके बाद जो फॉरेस्ट हेड हैं, फॉरेस्ट हेड इस प्ले में जो है वो अपने एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, जिनके थ्रू इनका मानना होता है कि जो एंसेस्टर्स हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, उनसे वो चीज़ें, उनके गाइडेंस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो जो एरोनी है गॉड ऑफ द फॉरेस्ट, वो डेड मैन और वुमेन को भी बुलाते हैं। और डेड मैन और वुमेन को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनको बहुत क्रुएलिटी के साथ मार दिया जाता है। कौन मारता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 4 ज़िंदा लोग भी होते हैं जिनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो होते हैं रोला, अजानबी, एब्रोग और डिमोक। ये वो लोग होते हैं जो डेड मैन और वुमेन के मरने के पीछे ज़िम्मेदार होते हैं। ये पिछले जन्म में रोला जो मैडम टोर्टॉइस होती थी माता खारिबू किंगडम की, अडानिबी जो कोर्ट हिस्टोरियन था माता खारिबू का, और ओब्रे को जो भविष्य बताता था पहले भी और आज भी वो यही काम करता है प्रेजेंट में भी। नेक्स्ट करेक्टर डिमॉक की बात होती है। डिमॉक लास्ट जो पिछले जन्म की बात हो रही है तो ये पोइट था माता खारिबू का, और प्रेजेंट टाइम पे ये कारवार है जो लकड़ी की नक्काशी करते हैं वो। तो ये तो बात हो गई। इन चारों ने मिलके ही डेड मैन और वुमेन को मारा था, इसलिए इनकी बात होती है। अरोमी बता रहे होते हैं कि यहाँ पे अपने पास्ट से रिलेटेड जितनी भी तुमने गलतियाँ की, जो सिंफुल वर्क किया है, उसके लिए तुम माफ़ी मांग सकते हो। अब फॉरेस्ट हेड है वो इनको परमिशन देते हैं, इन चारों को बोलते हैं कि तुम भी वेलकम डांस के लिए ज्वाइन करो हमें। और वेलकम किसका करना है? डेड मैन और वुमेन का। यहीं पे अब जो इशरो है वो फॉरेस्ट की स्पिरिट है। अब देखिए जो इशरो है वो स्पिरिट है जंगल की। वो आता है और बताता है डिमॉक के बारे में कि जो डिमॉक है उसने अपने अप्रेंटिस ओरेमल को मार दिया है। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, जो उसका स्टूडेंट होता है। ओरेमल को मार दिया है। और ओरेमल को क्यों मारा है? क्योंकि वो डिमॉक से ज़्यादा अच्छा कारवर था, वो लकड़ी की नक्काशी उससे ज़्यादा बेहतर करने लगा था, तो उसने उसको मार दिया है। लेकिन यहाँ पे जो ओगुन गॉड हैं वो डिमॉक को प्रोटेक्ट करते हैं, और पूरे प्ले में हम देखेंगे कि जो ओगुन गॉड हैं वो डिमॉक को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो इशरो है वो अपने फ्रेंड, जो ऑर्गन था वो उसका फ्रेंड था इशरो का, तो वो उससे उसका बदला लेना चाहता है। ही वांट्स जस्टिस। और वो कहीं ना कहीं डिमॉक, जैसे उसने ओरेमल को मारा था वैसे ही ओगुन चाहते हैं कि डिमॉक की डेथ हो। अब ये तो प्रेजेंट स्टोरी चल रही है कि जो वहाँ पे प्ले हो रहा है। अब प्ले के अंदर ही कहता ना, ये जो प्ले है ये प्ले विद इन अ प्ले है। इसके अंदर अब जो पास्ट स्टोरी चलेगी उसकी बात होती है। तो अब जो आगे की स्टोरी है वो पास्ट स्टोरी पे बेस है। अब बात होती है माता खारिबू किंगडम की बात हो रही है। 18th सेंचुरी पास्ट की बात हो रही है जब इन्होंने डेड मैन और वुमेन को मारा था। तो हम डिस्कस कर चुके हैं रोला, जिसे आज रोला नाम से जानते हैं, वो मैडम टोर्टाइस थी। और इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दोनों के मरने पर। जो वॉरियर था जिसकी हमने बात की डेड मैन, वो एक वॉरियर था, योद्धा था। और उसे माता खारिबू के जो हेड थे, राजा थे, उन्होंने इन्हें युद्ध लड़ने के लिए बोला था। और जो युद्ध था वो किसके लिए था? क्योंकि जो इन्होंने किसी दूसरे राज्य की रानी को ले आए थे, जो मैडम टोर्टोइस थी, ये माता खारिबू किंगडम की नहीं थी, ये दूसरे राज्य से थी और इनको ज़बरदस्ती ले आए थे। और इनको लाने के बाद इनका युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो जो वॉरियर था उन्हें पता था कि ये सब चीज़ें गलत हैं, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इसके लिए जो उनका पूरा सोल्जर्स था वो हेड थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी सेना उनकी तरफ से लड़ती थी उस सबको मना कर दिया था। लेकिन जो माता खारिबू का किंगडम था वो चाहता था कि वो फाइट करें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि ये चारों भी जानते थे कि ये गलत है, रोला, अडानिबी, ओब्रोक और डिमोक, लेकिन इन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब एम्पेरर का हेड जो किंग है वो बोल रहा है कि अगर वो ठीक है तो वो अपना फ़ायदे के लिए उसकी तरफ बोलने लग जाते हैं।
बात ना मानने पर जो हेड है माता खरीबू का, वो बोलता है कि इसको जान से मार दो, लेकिन इसको मारा नहीं जाता है, इसको बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा प्रीवियसली आप सोचने की कोशिश करेंगे तो पहले यही था कि एक दास प्रथा, हिंदी में बोलते हैं कि लोगों को बेच दिया जाता था, तो इस तरह से। लेकिन फिर भी जब इसको ले जाया जा रहा होता है तो ये चिल्लाने लग जाता है। वॉरियर, जिसकी आवाज़ सुनकर जो इसकी वाइफ है वो आती है, और वो प्रेग्नेंट होती है, और वो मैडम टोटाइस से बात करती है और बोलती है कि उसके पति की जान बख्श दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो इसके पति को ब्रूटली, बुरी तरीके से मार दिया जाता है, और ये जो हाफ प्रेग्नेंट वाइफ थी इसको भी मार दिया जाता है। पर इसको किस तरह से मारा जाता है इसके बारे में हमें स्टोरी में जानने को कुछ भी नहीं मिलता है। अब बात होती है कि इसका जो अनबॉर्न बेबी था उसकी भी बात होती है। फॉरेस्ट की सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं अब ये जो बातें सुनकर, क्योंकि चीज़ें सबके सामने आ गई हैं, तो फॉरेस्ट की सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं। अब वो बोलने लग जाती हैं कि जो इंसान है ये हमेशा से ही लालची थे, कभी इन्होंने अपने किंगडम के लिए, अपने बेनिफिट के लिए डेड मैन और वुमेन को मार दिया, प्रेग्नेंट वुमेन को मार दिया। ऐसे ही ये प्रेजेंट टाइम पे अब फॉरेस्ट की जो स्पिरिट थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो एरोनी है। तो वो बोलती है कि ये लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो रहे हैं उसके टूवर्ड्स भी सोइंका ने आवाज़ उठाई है। ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं स्पिरिट्स। अब स्पिरिट्स में सन की स्पिरिट, फॉरेस्ट की स्पिरिट, माउंटेन की स्पिरिट, आंट की स्पिरिट, पाम की स्पिरिट, तो जितने भी स्पिरिट्स हैं सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अरोनी जो गॉड है वो सबको चुप कराते हैं। उसके बाद जो इसका हाफ चाइल्ड होता है, अब आप देखिए प्रेग्नेंट वूमेन थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका हाफ चाइल्ड जो होता है वो खेल रहा होता है। और हाफ चाइल्ड के लिए एक लाइन यूज़ की गई है यहाँ पे कि जो इसका हाफ चाइल्ड है उसको कैसे किया है, वो कोट एंड कोट लाइन्स हैं, आई विल बी बॉर्न डेड, आई विल बी बॉर्न डेड। ये बच्चे की लाइन्स हैं जो बोलता है कि वो पैदा ही कैसा होगा, मरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को मार दिया गया है। सो यहाँ पे राइटिंग स्किल देखने को मिलता है कि सोइंका के लिए एक राइटर ने बोला है, थ्रू द पोर्स ऑफ द स्किन। ये जो प्ले है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्ले है, क्योंकि इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं या जिस तरह से इसको सोइंका ने अरेंज किया है वो ऐसा है जैसे कि आपकी स्किन से पोर्स निकलते हैं। उसके बाद डेड वूमेन, प्रेग्नेंट वूमेन और उसका हाफ चाइल्ड दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फॉरेस्ट फादर भी चला जाता है। ईशोरो मौत का बदला लेना चाहता है ओरेमल का डिमॉक से, तो वो डिमॉक को टोटम पोल पे चढ़ा देता है और नीचे वो फायर बर्न कर देता है, आग लगा देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से डिमॉक ने ओरेमल को मारा था। लेकिन यहाँ पे फिर से होता है कि जो औगुन होते हैं वो आके उसकी जान बचा लेते हैं। अब चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, जो हमारे प्रीवियस करेक्टर थे वो चले जाते हैं। डिमॉक से पूछा जाता है कि क्या आपने इस प्ले से सीखा या कुछ नहीं सीखा है। यहाँ पे सीखने की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये जो प्ले था ये बेसिकली किस लिए था कि जो इंसान है वो अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखें और जो उनका प्रेजेंट लाइफ है उसको थोड़ा और अच्छा करें। डिमॉक को गिल्ट होता है कि उसने जो भी वॉरियर के साथ किया, डेड मैन और वुमेन के साथ किया, उसके लिए और उसके हाफ चाइल्ड के लिए। डिमॉक वाइल कन्फेसिंग हिज गिल्ट ऑल्सो हेल्प टू हाफ चाइल्ड टू बी रिस्टोर्ड टू हिज मदर। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये एक एग्जांपल है जो कि हमने देखा कि जो उसका नेचर है वो चेंज हो जाता है डिमॉक का, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे ही जो इसमें रोला है वो डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है, लेकिन फिर भी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने डेड मैन और वुमेन के साथ गलत किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। ये प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अब हम बात करते हैं इस प्ले की, कि ये तो थी समरी इस प्ले की। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी टेक्निक्स हैं, तो इसमें कुछ नॉन वर्बल टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि इन्विटेशन किसका, टू द डेड पीपल, डेड मैन और वुमेन का। इसमें रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, क्लाइंबिंग ऑफ टॉटम पोल के बारे में बताया गया है, इसमें म्यूज़िक है, डांस है। तो ये सब क्या है, इस प्ले की एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो सोइंका है उन्होंने अपने प्ले को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है। जो पार्ट 1 है डील्स विद द फॉरेस्ट फादर ऑफ द सेलिब्रेशन गैदरिंग वेयर डेड मैन एंड वुमेन आर इग्नोर्ड बाय समवन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो डेड मैन और वुमेन आते हैं तो उनको सब इग्नोर करते हैं भाई, बिकॉज
उन्होंने ही मरा होता है इनको, तो वो कहीं न कहीं इग्नोर करते हैं। इसमें फ्लैशबैक चलता है, स्ट्रक्चर की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें फ्लैशबैक चलता है प्रेज़ेंट टाइम पे। फ्लैशबैक किसका चलता है? माता खारिबू किंगडम का चलता है, डेड मैन और वुमेन का चलता है, जिसको ब्रुटली मार दिया जाता है। इसके बाद इसी स्ट्रक्चर में स्पिरिट्स की बात होती है कि किस तरह से सोएंका ने स्पिरिट्स को भी इनवाइट किया है अपने इस प्ले में। आंट की स्पिरिट, पाम की स्पिरिट, फॉरेस्ट की स्पिरिट, तो इस तरह से हाफ चाइल्ड और प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है उन्होंने अपने इस प्ले में। शायद ही कोई प्ले होगा जिसमें किसी हाफ चाइल्ड के बारे में बात की गई है। आई होप फ्रेंड्स ये प्ले आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe us. Be with us. Goodbye and take care friends.